दो डिफरेंट डेट पर कोई इंसान कैसे जन्म ले सकता है। यह समय कुछ वैसा ही था जब हम सब ने 2020 में कोरोना के टाइम पे विटनेस किया था, कंप्लीट लॉकडाउन। लेकिन इसी समय न्यूटन कुछ ऐसा कर दिखाने वाले थे जो 2000 सालों से चली आ रही ऑप्टिकल रिसर्च की बुनियाद को हिला देने वाला। हेलो फ्रेंड्स, जब भी 11th और 12th क्लास में ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया जाता है तो अक्सर टीचर्स के द्वारा एक पॉपुलर कहानी जरूर सुनाई जाती है कि सर आइजैक न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एक एप्पल उनके सर पर आकर गिरा था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि ये जो कहानी सुनाई जाती है वो आधी अधूरी है। जो बताया जाता है कि एक एप्पल उनके सर पर आकर गिरा था वो सरासर फेक है, एक मिथ है। केवल ग्रेविटी के बारे में ही नहीं बल्कि 11th और 12th क्लास में जो कैलकुलस पढ़ाया जाता है उसका क्रेडिट भी न्यूटन को ही दिया जाता है। लेकिन ये कहानी भी आधी अधूरी है। लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने दुनिया के सामने ऐसे ऐसे इन्वेंशन पेश किए हैं जिसकी वजह से आज हम स्पेस में रॉकेट भेज पा रहे हैं, सम प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड के मोशंस को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इनफैक्ट आज अगर आप गूगल मैप्स या फिर जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का यूज करते हो तो वो भी उनके इन्वेंशन के बगैर पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ये कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने लिटरली दुनिया बदली है। ये कहानी है सर आइजैक न्यूटन की। ये कहानी शुरू होती है 4 जनवरी 1643 को जब इंग्लैंड के लिंकनशायर शहर के एक छोटे से विलेज वुल्स्ट्रोप में एक फार्मर के घर में एक बच्चा जन्म लेता है। जब ये बच्चा जन्म लेता है तो एक प्रीमेच्योर बेबी था। प्रीमेच्योर बेबी का मतलब होता है कि यूजुअली प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है, लेकिन ये बच्चा 2-3 महीने पहले ही पैदा हो गया था। ये बच्चा इतना छोटा था कि एक वाट मग के अंदर फिट बैठ जाता। उस समय हर किसी को लगा था कि ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद किसी ने सपने में भी सोचा होगा कि ये प्रीमेच्योर बेबी आगे जाकर दुनिया बदलने वाला है। इस बच्चे को नाम दिया आइजैक न्यूटन, जो कि उसके पिताजी के नाम पे ही था। इसके पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। लेकिन उनकी डेथ न्यूटन के जन्म से 2-3 महीने पहले ही हो चुकी थी। 2 साल की उम्र में न्यूटन की माँ एक दूसरी शादी कर लेती है और न्यूटन को उसकी दादी के पास छोड़ देती है ताकि उसका केयर किया जा सके। न्यूटन का बचपन बहुत ही दुखदायक था। 10 साल की उम्र तक आते आते न्यूटन के पास कोई ही नहीं था, कोई उसे प्यार करने वाला नहीं था। न्यूटन अपनी माँ और दूसरे पिता के खिलाफ बहुत ही गुस्सा और आक्रोश महसूस किया करते थे। यह तब पता चलता है जब न्यूटन 19 साल के थे। तब उन्होंने कहा कि उन्हें कभी कभी अपने पिता और माँ को एक घर में जिंदा जलाने का मन करता था। अगर आप न्यूटन की बर्थ डेट के बारे में गूगल करोगे तो आपको 2 डेट दिखाई देगी, 25 दिसंबर 1942 एंड 4 जनवरी 1943। लेकिन आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? 2 डिफरेंट डेट पर कोई इंसान कैसे जन्म ले सकता है? दरअसल बात क्या है, 1752 से पहले इंग्लैंड के द्वारा जूलियन कैलेंडर को यूज किया जाता था। लेकिन ये 1752 ही था जब इंग्लैंड के द्वारा जॉर्जियन कैलेंडर को अडॉप्ट किया गया। जॉर्जियन कैलेंडर वही कैलेंडर है जो आज के समय में पूरी दुनिया यूज करती है। तो जो 25 दिसंबर 1642 वाली डेट है वो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है और जो 4 जनवरी 1643 वाली डेट है वो जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। साल 1660 में न्यूटन ग्रांथम के एक स्कूल से अपने स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। स्कूल कंप्लीट होने के बाद उनके अंकल ने उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने को प्रेरित किया और अगले साल वो कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। उनकी माँ फाइनेंशियली वेल होने के बावजूद भी उनको एज ए साइजर के रूप में एडमिशन लेना पड़ता है। साइजर उस समय उस स्टूडेंट को कहा जाता था जो अपने कॉलेज एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए दूसरे स्टूडेंट के लिए एज ए सर्वेंट का काम किया करते थे। सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो उनको कॉलेज फी नहीं देनी थी, लेकिन उसके बदले उनको काम करना पड़ता था। इस समय तक उन्हें कोपरनिकस की एस्ट्रोनॉमी और गैलीलियो के मैकेनिक्स ने बहुत इंस्पायर किया और उन्होंने इसी समय के आसपास केपलर के ऑप्टिक्स के बारे में भी स्टडी की। इसी समय न्यूटन अपनी पहली बुक भी पब्लिश करते हैं जिसका नाम था क्वेश्चनेस क्वाड्रम फिलोसॉफिके, जिसमें वो लिखते हैं प्लूटो इज माई फ्रेंड, अरिस्टोटल इज माई फ्रेंड, बट माई बेस्ट फ्रेंड इज ट्रुथ। इससे न्यूटन के मेंटेलिटी के बारे में भी पता चलता है। शायद कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, अगर उनकी डिस्कवरीज में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी तो वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे और पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। और यही एटीट्यूड उन इन्वेंशंस की बुनियाद बनता है जो आगे जाकर पूरी दुनिया देखने वाली थी। जिस न्यूटन को आज दुनिया भर में जाना जाता है वो हमेशा से मैथमेटिक्स में इतना माहिर नहीं था। इनफैक्ट 1663 तक आते आते तो उनको मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। उनको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तक भी नहीं पता था। मैथमेटिक्स में उनका इंटरेस्ट तब बढ़ा जब उन्होंने पैरेललोग्राम के बारे में ये लाइन पढ़ी, पैरेललोग्राम अपॉन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ये वही थ्योरम है जो हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। साल 1665 में बुबोनिक प्लेग एपिडेमिक की वजह से यूनिवर्सिटी को 2 साल के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसे द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के नाम से भी जाना जाता है।
यह समय कुछ वैसा ही था जब हम सब ने 2020 में कोरोना के टाइम पे विटनेस किया था, कंप्लीट लॉकडाउन। लेकिन ये एपिडेमिक न्यूटन की जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट साल होने वाले थे। 1665 से पहले हर कोई मानता था कि लाइट केवल एक ही कलर की होती है, व्हाइट कलर। लाइट एक प्योर व्हाइट है। लेकिन इसी समय न्यूटन कुछ ऐसा कर दिखाने वाले थे जो 2000 सालों से चली आ रही ऑप्टिकल रिसर्च की बुनियाद को हिला देने वाला था। उनके द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में वो एक सनलाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं और इन रिजल्ट एक लाइट स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है जिसमें टोटल 7 कलर दिखाई देते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वोलेट। इस एक्सपेरिमेंट ने लाइट को देखने का नजरिया बदल दिया। अगर आपको याद हो तो छोटी क्लासेस में हमें साइंस बुक्स में यही एक्सपेरिमेंट सिखाया जाता था। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने ही किया था। इस फिनोमिनन के पीछे रीजन दिया गया, जब लाइट एयर मीडियम से प्रिज्म में एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन होता है और लाइट बेंड हो जाती है। लेकिन प्रिज्म के अंदर हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से अलग अलग डिग्री तक बेंड होती है। वोलेट कलर शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से सबसे ज्यादा बेंड होती है, जबकि रेड लॉन्ग वेवलेंथ होने की वजह से सबसे कम बेंड होती है। प्रिज्म से बाहर निकलने पर ये रेज दोबारा रिफ्लेक्ट होती है और अलग अलग डायरेक्शन में फैलकर हमें एक डिस्टिंक्ट कलर दिखाई देता है। इसी प्रोसेस को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित कर दिया लाइट व्हाइट कलर नहीं है बल्कि 7 डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है। 1672 में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को न्यू थ्योरी ऑफ लाइट एंड कलर्स में पब्लिश भी किया। इसी समय में सर आइजैक न्यूटन एक दिन अपने गार्डन में बैठे हुए थे। तभी उनको दिखाई देता है कि एक एप्पल नीचे गिर रहा है। इस गिरते हुए एप्पल को देखकर उनके मन में ख्याल आया, ये एप्पल सीधे नीचे ही क्यों गिरा, लेफ्ट या राइट साइड में क्यों नहीं गिरा? क्या कोई फोर्स है जो इसे अपनी तरफ खींच रहा है? अगर ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है तो ये सेम फोर्स मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? या फिर इसी सेम फोर्स की वजह से मून अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करती है और अर्थ पूरे सन के चारों तरफ ऑर्बिट करती है। इस फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न्यूटन अपने काम में लग गए। वो किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिस्क्राइब करना चाहते थे। उस समय तक ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मौजूद नहीं था जो किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सके। न्यूटन ने सोचा अगर रेट ऑफ चेंज को किसी तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डिस्क्राइब किया जा सके तो इस फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और इसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को बनाने के लिए उन्होंने लिटरली एक नई तरह की मैथमेटिक्स ही खोज निकाली। इस नई तरह की मैथमेटिक्स को आज हम जानते हैं कैलकुलस के नाम से। उस समय न्यूटन ने इसे मेथड ऑफ फ्लक्सियन कहा। आज के समय में कैलकुलेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमी, इंजीनियर हर उस जगह पे यूज होती है जहां रेट ऑफ चेंज के बारे में बात की जाती है। आइसक्रीम कितने समय में पिघलेगी, गर्म कॉफी कितने देर में ठंडी होगी, वाटर टैंक कितने समय में भरेगा या फिर खाली होगा, ये सब कैलकुलेट करना पॉसिबल हो पाया है इसी कैलकुलस की वजह से। पूरी की पूरी इंडस्ट्री आज इस कैलकुलस पर रिलाई करती है। यहाँ से एक लाइफ लेसन भी सीखने को मिलता है। आप अपने काम को करते जाओ, क्या पता बीच रास्ते में आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी कीमत आप जो पाना चाहते हो उससे भी कई गुना ज्यादा हो। जैसा कि न्यूटन के केस में हुआ, उनको तो ग्रेविटी एक्सप्लेन करनी थी लेकिन इसके बदले उन्होंने एक नई तरह की मैथमेटिक्स ही इजाद कर दी। इसी कैलकुलस का यूज करके उन्होंने दुनिया को 3 लॉ ऑफ मोशंस भी दिए। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्शन रिएक्शन लॉ। ये वही लॉज है जो हमें 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। न्यूटन ने अपने इस कैलकुलस के बारे में 1671 में द मेथोडिस सीरम इट फ्लक्शन में भी लिखा, लेकिन इसे कभी पब्लिश नहीं कर पाए। और यहाँ से करीब 13 साल बाद अचानक एक साइंटिस्ट आता है जिसके द्वारा उनकी खुद की बनाई हुई कैलकुलस दुनिया के सामने प्रेजेंट की जाती है, जो कैलकुलस 13 साल पहले न्यूटन ने डेवलप की थी। इस साइंटिस्ट का नाम था गॉटफ्रीड लेबनिज। इनफैक्ट न्यूटन ने अपने कैलकुलस को कभी पब्लिश भी नहीं किया था। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था कि एक ही समय में 2 डिफरेंट साइंटिस्ट अपने खुद की कैलकुलस को इन्वेंट करते हैं, वो भी बिना एक दूसरे को बताए हुए। लेकिन 1684 में लेबनिज के द्वारा सबसे पहले कैलकुलस को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जाता है। इनफैक्ट आज के समय में हम जो ये dy/dx और इंटीग्रेशन के लिए ये वाला जो सिंबल यूज करते हैं वो भी लेबनिज ने ही दिया था। और यहाँ से शुरू होता है एक डिस्प्यूट, आखिर कैलकुलस का असली इन्वेंटर था कौन? क्योंकि देखा जाए तो कैलकुलस को सबसे पहले न्यूटन ने इन्वेंट किया था, लेकिन दुनिया के सामने सबसे पहले लेबनिज लेके आए थे। लेकिन करीब 2 डिकेड्स बाद रॉयल सोसाइटी के द्वारा न्यूटन को कैलकुलस का इन्वेंटर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि रॉयल सोसाइटी के द्वारा दिया गया ये डिसीजन न्यूटन की तरफ बायस था, क्योंकि उस समय इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट खुद न्यूटन थे और इस सोसाइटी के लिए जो मेंबर्स को चुना गया था वो भी न्यूटन के द्वारा ही चुना गया था, जिसे ज्यादातर फेवर न्यूटन के साइड में गया। इनफैक्ट लेबनिज को अपना खुद का कैलकुलस वर्जन प्रेजेंट तक नहीं करने दिया गया था।
जो डिसीजन लिया गया था वो न्यूटन की तरफ बायस था। ये बात खुद न्यूटन ने कमर्शियल एपिस्टोलिकम में पब्लिश किया था और तभी से न्यूटन को कैलकुलस का इन्वेंटर के रूप में जाना जाने लगा। आप लोगों को क्या लगता है कैलकुलस का असली इन्वेंटर था कौन? कैलकुलस का क्रेडिट आखिर किसको देना चाहिए था, न्यूटन या फिर लेबनिज? मेरी राय में यहाँ पर दोनों को इक्वली क्रेडिट देना चाहिए था। साल 1726 में न्यूटन के एक दोस्त विलियम स्टेकली ने न्यूटन पर एक बायोग्राफी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक दिन वो दोनों गार्डन में घूमने गए थे और एक एप्पल के नीचे बैठे हुए थे। तभी न्यूटन अपने दोस्त को बोलते हैं कि उन्हें पहली बार ग्रेविटी का ख्याल भी तभी ही आया था जब वो ऐसे बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा कि एक एप्पल नीचे गिर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कहीं पे ये मेंशन नहीं किया था कि एक एप्पल उनके सर पर आकर गिरा था। उन्होंने केवल यही मेंशन किया था कि उन्होंने एक एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस कहानी को एग्जैजरेट और एंटरटेन बनाने के लिए इस एप्पल को उनके सर पर गिरता हुआ दिखाया जाने लगा, लेकिन असल में इसका मेंशन कहीं नहीं है। लेकिन कहानी कुछ भी हो, न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनकी डिस्कवरीज के बगैर आज हम जो टेक्नोलॉजी देख पा रहे हैं वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाती। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे कौन से टॉपिक्स में और वीडियो देखना पसंद करोगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।